नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जिसका हम 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें से हम काफ़ी जिलों के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर जो दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है, उनके बारे में हम देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं जैसलमेर किले और हवेलियों के शहर के बारे में। जैसलमेर जो शहर है, ये अपने किले और हवेलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं सबसे पहले जैसलमेर के किले की। यह किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा यह किला बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ देख चुका है। सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो यह पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। फिर है डेजर्ट नेशनल पार्क। थार रेगिस्तान के विभिन्न वन्य जीवों का सबसे महत्वपूर्ण आवास है यह पार्क। जानवरों की विभिन्न प्रजातियों जैसे काले हिरन, चिंकारा और रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, ये सब पार्क में विचरण करते हैं। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है, उसे भी यहाँ पर देखा जा सकता है। यह नेशनल पार्क जैसलमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम देखते हैं पटवों की हवेली। इस हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं, जो कि गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए 1805 ईस्वी में बनवाई थी। इसे बनाने में 50 साल लग गए थे। जैसलमेर में सबसे बड़ी और खूबसूरत नक्काशीदार हवेली, यह 5 मंजिला संरचना एक संकरी गली में गर्व से खड़ी है। यद्यपि हवेली अब अपनी उस भव्य महिमा को खो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ चित्रकारी और कांच का काम अभी भी अंदर की दीवारों पर देखा जा सकता है। तनोट माता मंदिर। भाटी राजपूत नरेश तनूराव भाटी राजपूत नरेश तनूराव, जिसे तन्नू जी कहते थे, इन्होंने विक्रम संवत 828 में तनोट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की थी। यहाँ आसपास के सभी गांवों के लोग, विशेषकर बीएसएफ के जवान, यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर तनोट माता का मंदिर है। तनोट माता को देवी हिंगलाज का पुनर्जन्म माना जाता है। रामदेवरा मंदिर। रुणेचा बाबा रामदेव और रामसा पीर का एक पुण्य स्थान है रामदेवरा मंदिर। इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। इनकी छवि घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है इन्हें। राजस्थान के जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है, उनमें से एक रामसा पीर का विशेष स्थान है। पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर रामदेवरा मंदिर स्थित है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है, परंतु वास्तव में यह प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव को समर्पित है। यह मंदिर बाबा रामदेव के अंतिम विश्राम का स्थान माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं यात्रा में। यहाँ अगस्त और सितंबर के बीच में रामदेवरा मेले के नाम से एक बड़ा लोकप्रिय मेला आयोजित किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आकर रात भर भक्तिपूर्ण गीत गाते हैं। बड़ा बाग जैसलमेर में, यह एक विशाल उद्यान है जो भाटी राजाओं की स्मृतियों को समेटे हुए हैं। बड़ा बाग जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे बर बाग भी कहा जाता है। इस बगीचे में जैसलमेर के राज्य के पूर्व महाराजाओं की शाही छतरियां हैं। उद्यान का स्थान ऐसी जगह है जहां से पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। जैसलमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय 1688 से 1743 तक, जिनका शासनकाल रहा था, इन्होंने यहाँ एक बांध बनवाया था, जिसके कारण जैसलमेर का काफ़ी हिस्सा हरा भरा हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1743 में उनके पुत्र लूणकर्ण ने अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई थी। उसके बाद अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी छतरियाँ भी यही बनाई गई। अब देखते हैं जालोर जिले के बारे में। ग्रेनाइट की नगरी कहा जाता है इसे। जालोर किला। यहाँ के किले और महलों में ज़्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती है। यहाँ सबसे प्रतापी शासक कान्नड़ देव सोनग्रा हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कई बार दांत खट्टे किए। खिलजी ने कान्नड़ देव से बदला लेने के लिए कई दांवपेच लगाए, परंतु अंत में कान्नड़ देव और उनकी पुत्र वीरमदेव की वीरता का कायल हो गया था। शहर का प्रमुख आकर्षण जालोर का किला है।
यह वास्तुकला का एक प्रभावी प्रतीक है और माना जाता है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण किया गया था। किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है और नीचे शहर का अति सुंदर दृश्य पेश करता है। किले की मुख्य विशेषताएं इसकी ऊंची दीवारें और गढ़ है। अब हम बात करते हैं सुंधा माता मंदिर की। अरावली रेंज में सुंधा पर्वत के ऊपर सुंधा माता मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से ऊपर 1220 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। पूरे भारत के भक्तों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है इसे। यहाँ चामुंडा देवी की एक प्रतिमा है। मंदिर के सफ़ेद संगमरमर से बने खंभे आबू के देलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। इस मंदिर में ऐतिहासिक महत्व के कुछ शिलालेख भी लिखे गए हैं। अब है मलिक शाह की मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में यह मस्जिद बनवाई थी। यह मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बनावट गुजरात में बने भवनों से काफ़ी प्रभावित है। अब देखते हैं झालावाड़ के बारे में। गागरोन का किला झालावाड़, सबसे पहले तो यही देख लीजिए। यहाँ के शासक अचलदास खींची जब मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए थे तो यहाँ की राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर कर लिया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक पहाड़ी और जल किले का प्रतीक गागरोन किला राजस्थान की शान है। आहू काली सिंध नामक नदियों से घिरे इस किले की भव्य सुंदरता को अपलक निहारने का मन करता है। किले के बाहर सूफी संत मिट्ठे शाह के मकबरे पर मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है। गागरोन किले का निर्माण बीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था। 3 नदियों का संगम देखने के लिए यहाँ पर पर्यटक आते हैं। अब है भवानी नाट्यशाला। इसका निर्माण 1921 में हुआ। यह नाटकशाला कई नाटकों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मुख्य गवाह है। माना जाता है संपूर्ण विश्व में सिर्फ ऐसी 8 नाट्यशालाएं हैं। शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ खेले जाते थे। विदेशी पर्यटक इसे देखने में बड़ी रुचि रखते हैं। यह नाट्यशाला नाट्य और कला जगत में स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें घोड़ों और रथों के मंचों पर प्रकट होने का रास्ता एक भूमि मार्ग द्वारा बनाया गया है जो इसकी अनूठी विशेषता है। फिर है सूर्य मंदिर। झालावाड़ का जुड़वा शहर है झालरापाटन, जिसे सिटी ऑफ बेल्स यानी घंटियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की स्वर लहरी सुनाई देती है। 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन के सबसे मनोहारी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान ही उत्कीर्ण किया गया है। यहाँ की आदमकद मूर्तियों को देखकर पर्यटक हतप्रभ रह जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर झालावाड़ में बौद्ध गुफाओं और स्तूपों की। झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध है कोलवी गांव। कोलवी गांव देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गुफाओं में सबसे प्रभावशाली बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्कीर्णित स्तूप संरचना। झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। पर्यटक विनायक और हथियागोर गांवों के पास की गुफाओं का अवलोकन भी कर सकते हैं। फिर है शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू और चूरू का। ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर में उछलते कूदते अटखेलियां करते छोटे छोटे मृग शावक हिरण के बच्चे पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। काले हिरण की यह सेंचुरी छापर गांव में है जो जयपुर से 210 किलोमीटर दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में है। काले हिरण का यह अभयारण्य खुले मैदान, बड़े पेड़ लताओं से आच्छादित है। यहाँ हिरणों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली बिल्ली को भी देखा जा सकता है। पक्षी प्रेमियों के लिए यहाँ पर चील, आइबीस, दक्षिणी यूरोप और मध्य एशिया में पाए जाने वाले सारस, क्रेन, चकवा, कबूतर आदि देखने को मिलते हैं। अब देखिए मंडावा। प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक प्रमुख केंद्र था मंडावा। यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता था। यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा पर शासन किया। मंडावा में एक किला बनवाया। किले के चारों ओर नगर बसाया। यहाँ अनेक बड़े व्यापारी आकर बस गए जिन्होंने अनूठी अद्भुत अजब गजब हवेलियों की नींव रखी। इस नगर को पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना दिया। इस किले के भित्ति चित्र, कांच का काम और आकर्षक मेहराब द्वार भगवान के चित्र, कृष्ण के चित्रों से शोभायमान है।
अब है खेतड़ी महल। झुंझुनू का खेतड़ी महल का कला और वास्तु संरचना के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इसे झुंझुनू के हवा महल के रूप में भी जाना जाता है। 1770 में इस महल का निर्माण हुआ। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि खेतड़ी महल में कोई झरोखे या द्वार नहीं है, फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी महल का अनोखापन हवा के अबाध प्रवाह हेतु व्यवस्थित रूप से बनाए गए भवनों के निर्माण के कारण है। महल के लगभग सभी कक्षों में सुव्यवस्थित स्तंभ और मेहराब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो किले को शानदार समृद्ध रूप प्रदान करते हैं। फिर है श्रद्धानाथ जी का आश्रम, ये लक्ष्मणगढ़ में है। अमृत नाथ जी महाराज की शिष्य परंपरा के संत श्री श्रद्धानाथ जी द्वारा स्थापित यह आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर के रेलवे स्टेशन के पास है। इस आश्रम में श्रद्धानाथ जी के साधनामय जीवन की झांकी श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है। यह आश्रम नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। अब देखिए हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह। नेहरा पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है, जिसमें मस्जिद और मदरसा दोनों हैं। यहाँ प्राचीन भित्ति चित्र अब भी देखे जा सकते हैं। इनके मध्य में संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह है। फिर है नवलगढ़। झुंझुनू और सीकर के बीच में स्थित नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है, जिसमें कुछ भारतीय और विदेशी फिल्मों भी हैं। यहाँ का आकर्षक किला ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था। इनके पास ही रूप निवास उद्यान तथा फुहारों से इस क्षेत्र को सुशोभित किया गया है। अब है लक्ष्मणगढ़ किला। लक्ष्मणगढ़ नगर में यह किला गौरवशाली स्थापत्य का नमूना है। पूरे विश्व में यह स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ बिखरी चट्टानों के टुकड़ों को संजोकर बनाया गया था। इसके शिखर पर चढ़कर नीचे बसे लक्ष्मणगढ़ का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। अब है फतेहपुर। फतेहपुर शहर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में स्थापित किया था। इन्हें 1516 ईस्वी में फतेहपुर के किले का निर्माण भी करवाया इन्होंने। ये शहर एक समय सीकर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। आज फतेहपुर शेखावटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनेक दर्शनीय जगह हैं, जिसमें द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादिल लॉ प्रिंस कल्चरल सेंटर और फतेह चंद की हवेली उल्लेखनीय है। अब हम बात करेंगे जोधपुर जिले के बारे में। जोधपुर के बारे में बात करते हैं। आज इस किले की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। मेहरानगढ़ किले की इसका संरक्षण, समृद्धि, मजबूती और रखरखाव अतुलनीय है। जोधपुर के क्षितिज पर शोभायमान 125 मीटर सीधी पहाड़ी पर अभेद्य मेहरानगढ़ किला है। चिड़ियाटोक पहाड़ी पर यह ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है। यह इतिहास और किंवदंतियों में सदा जीवित रहा है। मेहरानगढ़ का किला आज भी जयपुर की सेनाओं के द्वारा इसके दूसरे द्वार पर किए गए तोप के हमले की गवाही देता है। किला अपने उत्तम मेहराबों, झरोकों, नक्काशीदार पट्टिकाओं, सजावट युक्त द्वारों और मोती महल, फूल महल, शीश महल की चित्रित दीवारों के लिए जाना जाता है। फिर है जसवंत थड़ा। 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित सफेद संगमरमर का आकर्षक स्मारक जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है। इनका निर्माण इनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। किसको? जसवंत थड़े को। फिर है मंडोर। इस स्थान का प्राचीन नाम मांडवपुर था। पुराने समय में यह मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक किंवदंती के अनुसार रावण का ससुराल यहीं था। यहाँ सदियों से होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर जोधपुर के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यह जोधपुर के पूर्व शासकों के स्मारक और छतरियां यहाँ पर बनाए गए हैं। राजस्थान स्थापत्य कला से बनी परंपरागत छतरियों की अपेक्षा यह हिंदू मंदिरों की संरचना पर आधारित है। अब है कायलाना झील। ये है जैसलमेर रोड पर कृत्रिम झील कायलाना, एक सुंदर पिकनिक स्थल है। कैनवास के चित्र जैसी दिखती इस झील की रमणीयता अति अविस्मरणीय है। आरटीडीसी के माध्यम से झील में विहार हेतु नौकाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। फिर है माचिया सफारी उद्यान। जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर माचिया सफारी उद्यान स्थित है। यह एक पक्षी विहार है। यहाँ हिरन, रेगिस्तान की लोमड़ियाँ, विशाल छिपकलियाँ, नील गाय,
खरगोश, जंगली बिल्लियां, लंगूर, बंदरों जैसे कई पशु पाए जाते हैं। उद्यान सूर्यास्त के दृश्य के लिए भी सुविख्यात है। और इसी में एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर है बालसमंद झील। जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी की स्थिति पर जोधपुर मंडोर रोड पर बालसमंद झील स्थित है। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में मंडोर के एक जल स्रोत हेतु किया गया था। बाद में बालसमंद झील के किनारे एक ग्रीष्म महल निर्मित किया गया। यह हरे भरे बागानों से घिरा हुआ था। पशु और पक्षियों जैसे लोमड़ी और मोर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यह झील अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों का एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल बन गया है। अब हम बात करेंगे करौली जिले के बारे में। करौली में देखिए, पहले है कैला देवी मंदिर। करौली के बाहरी इलाके में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर कैला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि त्रिकुट की पहाड़ियों के बीच में काली सिंध नदी के ऊपर बना हुआ है, किनारे पर बना हुआ है। यह मंदिर के 9 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई थी। ऐसी मान्यता है कि कैला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में मार्च अप्रैल में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे वहाँ के लोग लांगुरिया नाम से पुकारते हैं। श्री महावीर जी मंदिर 19वीं सदी में बना बेजोड़ वास्तु शिल्पकला की संरचना है। ये महादेव मंदिर श्री महावीर जी का मंदिर है, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है। प्रत्येक वर्ष यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष के 13वें दिन से कृष्ण पक्ष के वैशाख के पहले दिन तक मार्च अप्रैल में एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों जन श्रद्धालु आते हैं। अब हम बात करेंगे मेहंदीपुर बालाजी की। करौली के एक गांव में मेहंदीपुर में बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर की काफ़ी दूर दूर तक मान्यता है। मान्यता के अनुसार पागल और बीमार लोग यहाँ पर लाए जाते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कोटा की। कोटा बैराज राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थानों में से एक है। वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटकों के माध्यम से तेज प्रवाह युक्त जलधारा के मनमोहक दृश्यों को देखने के लिए पर्यटक लालायित रहते हैं। बैराज के पास भगवान शिव का कंसुआ मंदिर का एक दर्शनीय स्थल है, जहां पर एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है। मुकुंदरा बाग अभयारण्य कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रावत बाटा मार्ग पर सेलजर तथा कोलीपुरा गिरदपुरा होते हुए दर्रा गांव तक तथा कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ रोड पर दर्रा गांव से कोलीपुरा सेलजर तक इस बाघ अभयारण्य का दर्शनावलोकन किया जा सकता है। यह अभयारण्य सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पर पैंथर, भालू, हिरन, जंगली सूअर, लोमड़ी, सियार तथा काफ़ी संख्या में देसी प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। फिर है जग मंदिर महल। कोटा महाराव दुर्जनशाल जी की महारानी तथा उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जी ने इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर का तथा जग मंदिर का निर्माण 1743 से 45 के मध्य करवाया था। किशोर सागर जो है वो कोटा शहर के मध्य स्थित है। यहाँ पर पर्यटकों हेतु पावर मोटर बोट, जेट स्की तथा बच्चों के लिए अन्य जल क्रीड़ाओं में वाटर जॉर्बिंग बॉल, बनाना बोट आदि की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सायंकाल लेजर फिल्म एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। यह स्थान कोटा का प्रमुख पर्यटन स्थल है। फिर है अभेड़ा महल। अभेड़ा महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया। यह महल शाही आरामगाह की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर निर्मित करवाया गया था, जिसमें राजकुमारी धीरदेह द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय निर्मित करवाया गया, जिससे ज़्यादा वन्य जीव व पक्षी इसकी ओर आकर्षित हो सके। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला जाता था और अभेड़ा का तालाब इसी के कारण प्रसिद्ध था। अब हम बात करेंगे नागौर जिले के बारे में। लाडनू में बनी साड़ियाँ पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में बेहतरीन किस्म की मानी जाती हैं। इनके चटक रंग और मुलायम कपड़े के लिए पसंद की जाती हैं। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र, अहिंसा और करुणा का आध्यात्मिक
केंद्र माना जाने वाला लाडनू 10वीं सदी में बसाया गया था। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। जैन धर्म, आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है। विश्वविख्यात संत आचार्य श्री तुलसी लाडनू के ही हैं, जिन्होंने अणुव्रत आंदोलन चलाया था। फिर है बड़े पीर साहब की दरगाह। सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में भी दर्शनार्थ खोला गया था। दरगाह में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा गया कुरान शरीफ है, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया था। इसके साथ ही उनकी छड़ी और पगड़ी भी दर्शनीय है। यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्के जो कि सन 1805 के हैं देख सकते हैं। इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिकन सिक्के भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। फिर है झोरड़ा नागौर। नागौर तहसील में झोरड़ा एक छोटा सा गांव है। प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम जी की जन्मस्थली होने के कारण प्रसिद्ध है। प्रत्येक वर्ष हिंदी माह भाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी जनवरी फरवरी के अवसर पर झोरड़ा में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आने वाले लोगों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी सभी जगह के लोग गांव में प्रत्येक वर्ष होने वाले बड़े सालाना मेले में आते हैं। इस गांव में बाबा हरिराम मंदिर होने के साथ ही इन संत के जीवन से संबंधित बहुत सारी स्मरणीय और दर्शन करने योग्य वस्तुएं रखी गई हैं। अब हम पढ़ेंगे पाली जिले के बारे में। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए रणकपुर के जैन मंदिर। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में घाटियों से घिरा यह भव्य मंदिर जैन समुदाय के लिए बड़ा तीर्थ है। हीरे जैसे चमकते और तराशे गए यह मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय है। एक जैन व्यापारी के पास दिव्य दृष्टि होने की मान्यता के बाद 15वीं शताब्दी में निर्मित रणकपुर जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। राज्य के शासक राणा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। उल्लेखनीय है कि यह अनेक मंदिरों का एक परिसर है, न कि एकमात्र मंदिर है। आगे देखिए जवाई बांध। लूनी नदी की सहायक नदी जवाई पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। देखिए लूनी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। जोधपुर शहर और आस पड़ोस के गांवों के लिए पानी का एक प्राथमिक स्रोत होने के अलावा सर्दियों में जवाई बांध प्रवासी पक्षियों, तेंदुए और मगरमच्छ के लिए स्वर्ग होता है। अब है बीकानेर के बारे में। सबसे पहले देशनोक करनी माता मंदिर। दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला यह मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक गांव में है। टेम्पल ऑफ रैट्स के नाम से मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि करनी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। करनी माता ने यमराज से उसे जीवित करने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया और फिर इस शर्त पर मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण तथा करनी माता के सभी वंशज चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। सॉरी। हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लोग लड्डू व दूध की बड़ी परातें चढ़ाते हैं, जिन्हें चूहे खाते व पीते हैं। गर्भगृह में करनी माता की मूर्ति स्थापित है। करनी माता मंदिर का द्वार सफेद संगमरमर से बनी एक सुंदर संरचना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। नए दूल्हा दुल्हन यहाँ माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। ठीक है। फिर है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं का यहाँ पर जमावड़ा रहता है। यहाँ संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो मुगल काल के समय के भी हैं, जिनमें अरबी, फारसी के फरमान, निशान और हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल हैं, इस अभिलेखागार में संरक्षित व सुरक्षित रखे गए हैं। राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों व जारी किए गए आदेशों के रिकॉर्ड भी यहाँ मिल सकते हैं। बीकानेर का यह अभिलेखागार अत्यंत असाधारण तथा महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए जूनागढ़। इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया। 1588 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित
सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया यह किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो राय सिंह है, ये राजा कल्याणमल के पुत्र थे। राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। राय सिंह को ये सूबेदार भी थे, अकबर के यहाँ पर मनसबदार भी थे। फिर इन्हें बाद में यहाँ पर शासक बना दिया गया था। और यह किला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इसमें लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये। संगमरमर के शानदार महल है, इसमें प्रांगण है, बालकनियां हैं, छतरी नुमा मंडप है, खिड़कियां और इसकी अपनी अद्भुत कला को दिखाती हैं। फिर है लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया। इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्विंटन जैकब द्वारा की गई थी। यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है तथा राजपूताना, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इसे मूर्त रूप प्रदान किया गया। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में है। इसी पैलेस के एक हिस्से में श्री शार्दुल म्यूजियम भी है। फिर हम देखते हैं कोलायत हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। कोलायत एक बहुत पवित्र झील है जो बीकानेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इतिहास का सांख्य योग के प्रणेता कपिल मुनि का इतिहास सुनाता है, इनकी कहानी सुनाता है। यानी कि जो सांख्य योग के जो प्रणेता है वो कौन है? कपिल मुनि। यहाँ पर इनकी एक बहुत बड़ी मूर्ति भी, एक मंदिर भी है, जो इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा को बीच में रोक दिया और संसार के चक्र से मुक्ति पाने के लिए यहीं तपस्या करने लगे। यहाँ स्थित मंदिर, घाट और पवित्र झील भक्तों को आमंत्रित करते हैं। फिर है कतरियासर। जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा समृद्ध है। कतरियासर में बालू रेत के टीले, उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी को देखकर लगता है जैसे पूरी धरती पर सोना बिखरा है। यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। रेत के धोरों पर जसनाथ जी का अग्नि नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तीतर, बटेर, चकोर के झुंड दिखाई देते हैं। बीकानेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर कतरियासर एक साफ सुथरा और समृद्ध गांव है। फिर है राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र। एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र जहां ऊंटों का रखरखाव, उन पर अनुसंधान और प्रजनन संबंधी कार्य संपन्न होते हैं। शहर से 8 किलोमीटर दूर यह केंद्र 2000 एकड़ भूमि से अधिक में बना है। इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला जिला दर्शन। राजसमंद, कुंभलगढ़ का किला। मेवाड़ के सशक्त, सबल और प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्मस्थली है ये। उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग 84 किलोमीटर दूरी पर जंगलों के बीच में मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़। राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया यह किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है। मेवाड़ को शत्रुओं से बचाने व सुरक्षित रखने में इस किले की मुख्य भूमिका रही है। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या करके चित्तौड़ के किले पर कब्जा कर लिया था, तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह को उनके बाल्यकाल में इसी किले में पनाह मिली थी। यानी कि हम लोग जो पढ़ते हैं कि पन्नाधाय ने बालक उदय सिंह को, कुंवर जो छोटे हैं राजकुमार है, और राजकुमार उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे को उनकी जगह पर सुला दिया था, चंदन को, जिसकी हत्या यहाँ पर बनवीर ने कर दी थी। और ये कुछ समय तक के लिए शासक भी बना था मेवाड़ का। ठीक है। फिर महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी इसी कुंभलगढ़ जिले के कुंभलगढ़ किले में से ही हुआ है। इनका भी जन्म वहीं हुआ है, महाराणा प्रताप का। लोगों की भावनाएं इस किले से बहुत जुड़ी हुई हैं। कुंभलगढ़ का किला अति सुंदर विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। किले की दीवारें इतनी मजबूत और इतनी चौड़ी हैं कि 8 घुड़सवार एक साथ उसके ऊपर चल सकते हैं और लगभग 36 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुई है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण किया गया था। अब है रासमंद झील। विश्व युद्ध के दौरान रासमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया जाता था। रासमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्यों में से एक माना जाता है
और इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इस झील की परिधि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर, गहराई 30 फीट और जल ग्रहण क्षेत्र यानी जो इसका जो तालाब है वो लगभग 524 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में है। इतनी लंबी चौड़ी परिधि में फैली होने के बावजूद भी यह माना जाता है कि यह झील भीषण तथा व्यापक रूप से फैले गए सूखे के समय में सूख जाया करती है। जैसे कि सन 2000 में सूखा पड़ने के कारण एक विशाल घाटी की तरह की सूखी सतह और दरारों से भरे कीचड़ के समान बन गई थी। पता नहीं कैसे इतना सूखा इसमें आ जाता है, हालांकि इसकी लंबी चौड़ाई परिधि है। खैर, आगे बात करते हैं हल्दी घाटी की। यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग के जैसे पीली है, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा है। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। सन 1576 में हुए युद्ध में महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाली हल्दी घाटी में उनके प्रिय घोड़े चेतक की समाधि भी स्थित है। अब हम बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले की रणथंभौर किले के बारे में पढ़ते हैं। यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर है। किले के तीन तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो इसे मजबूत और अजेय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चौहान राजा रणथंभन देव द्वारा करवाया गया था। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को भी इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर का यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण यह दुश्मन को खाड़ी में रोकने के लिए उपयुक्त था। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की थी। तब यह किला राजघराने की महिलाओं के जौहर की ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना था। ठीक है, फिर एक किले की विशेषता के कारण मंदिर, जलाशय, विशाल द्वार और सुदृढ़ प्राचीरों में इसकी विशेषताएं दिखाई देती हैं। अब हम करते हैं जिला दर्शन सिरोही। इसमें सबसे पहले देखिए गुरु शिखर। अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर पर्वत। आध्यात्मिक कारणों के साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर में माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने के लिए, प्रकृति की छटा को निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिसके लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। वैष्णव समुदाय के लिए यह एक तीर्थ स्थल है। ऋषि अत्रि और उनकी पुत्री अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र रत्न इन्होंने प्रदान किया था। किसने? भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने। अब हम बात करेंगे दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की। पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों पर शानदार नक्काशी से अचंभित कर देता है। इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों को बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। इस मंदिर को 12वीं-13वीं शताब्दी में बनवाया गया था तथा इसकी छतों, मेहराबों और खंभों पर की गई कारीगरी को देखकर पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिर के आसपास हरियाली से भरपूर शांत वातावरण लाजवाब है। अब देखिए नक्की झील। माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है। लगभग 80 फुट गहरी और 1/4 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। कई किंवदंतियों में एक यह भी किंवदंती है कि इस झील के को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था, इसीलिए इसका नाम नक्की यानी अपभ्रंश है ये, नख यानी नाखून झील पड़ा था। इस नक्की झील के पास सन 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर गांधी घाट का निर्माण करवाया गया। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी भरी वादियां, चारों तरफ की प्राकृतिक छटा, रोमानी कल्पित और अद्भुत अंश स्वप्निल और तृप्त करने वाले हैं। इस आकर्षण भरे स्थल को देखने के लिए बाध्य भी करते हैं। अब हम चलते हैं जिला टोंक की तरफ।
और यहाँ देखते हैं इसके बीसलपुर बांध के बारे में। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचान बनाने वाला बीसलपुर बांध एक गुरुत्व बांध है जो कि बनास नदी पर निर्मित किया गया है। यह राजस्थान के टोंक जिले के देवली कस्बे के पास है। इस बांध का निर्माण सन 1999 में पूरा किया गया। तभी से यह बांध राज्य के कई क्षेत्रों को पानी सप्लाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। फिर है सुनहरी कोठी। टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंशन है जो नजर बाग रोड पर बड़ा कुआं के पास है। इमारत अपने भारी स्वरूप से साधारण लगती है, लेकिन इसके आंतरिक भाग की बहुरंगी स्वर्ण रंगों की शाही झलक इसके नाम से मेल खाती है। शीश महल या सुनहरी कोठी का शीशे से शोभायमान कमरा मीनाकारी के सर्वोत्कृष्ट नमूनों के साथ अद्भुत ग्लास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्रमुग्ध करते हैं। 7 मार्च 1996 को राज्य सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। अब है डिगी कल्याण जी का मंदिर। 5600 वर्षों पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक श्री डिगी कल्याण जी का मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता है। पूरे देश से लोग यहाँ अपने दुखों से मुक्ति, देवता के आशीर्वाद के लिए आते हैं। प्राचीन काल की शिल्प कौशल की गवाही देता यह मंदिर टोंक से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का भव्य शिखर 16 स्तंभों पर आधारित है। अब है श्री गंगानगर राजस्थान का अन्न भंडार जिसे कहते हैं। बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था। यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला लगता है। कहा जाता है कि जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मस्सा रंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था। इसी कारण इस गुरुद्वारे को बुड्ढा जोहड़ कहते हैं। फिर है हिंदुमल कोट सीमा। गंगानगर में स्थित हिंदुमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बीकानेर के दीवान हिंदुमल के सम्मान में नामित और सीमा के पास यह स्थित पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सीमा श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है और यह प्रतिदिन 10 से शाम 5:30 के बीच में पर्यटकों के लिए खुली रहती है। फिर है उदयपुर झीलों की नगरी। यहाँ पर है पहले पिछोला झील। पिछोला झील का सौंदर्य ढलती शाम के समय सूर्य की लालिमा में सोने की तरह दमकता है। पिछोली गांव के कारण झील को पिछोला नाम दिया गया है। यहाँ पर जगनिवास जगमंदिर द्वीप इस झील में है। झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है। सूर्यास्त होने पर झील में नाव की सवारी, झील और सिटी पैलेस का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। फिर है यहाँ पर जी फतेह सागर झील। पिछोला के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे यह रमणीय झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है। झील के मध्य नेहरू गार्डन के साथ एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वेधशाला भी है। इसे पहले कनॉट बांध कहा जाता था क्योंकि इसका उद्घाटन तत्कालीन ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा किया गया था। फिर है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन है जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। एक छोटे से संग्रहालय के साथ इसमें संगमरमर के हाथी, फव्वारे, मंडप और कमल कुंड जैसे कई आकर्षण है। भारतीय लोक कला मंडल ये उदयपुर का एक सांस्कृतिक संस्थान है जो राजस्थान, गुजरात और एमपी की संस्कृति, त्योहारों, लोक कला और लोकगीतों के लिए समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यहाँ एक संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों का प्रदर्शन करता है। फिर है नागदा। 6ठी शताब्दी के अंश को समाहित किए हुए नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटल नक्काशीदार सहस्त्रबाहु मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है जिसे सासबहू मंदिर से नाम से जाना जाता है। 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित किए गए इस मंदिर का वास्तुशिल्प अतुलनीय है और इसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है। तो इस तरह से हमारा आज का जो चैप्टर है वो पूरा होता है। तो इसी तरह से इजी लाइफ चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार। जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।